हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो देखते हैं क्या कहता है हमारा ये चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर हमारा 11th क्लास के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का कंटिन्यूएशन है। वहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक बातें सीखी थी कि राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। ऑल्दो हम यहाँ पर उसकी भी रिवीजन करने वाले हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो चैप्टर का नाम है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यानी कि हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कॉन्टीन्यूटी का क्या मीनिंग बनता है यहाँ पे, देन हम डिफरेंशियबिलिटी पे जंप करेंगे, है ना। तो कॉन्टीन्यूटी का मीनिंग चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। कॉन्टीन्यूटी का मीनिंग बताने से पहले हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, आपकी एनसीईआरटी का नहीं है। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसमें होगा क्या कि उस एग्जाम्पल को हम स्टडी करेंगे एंड उस एग्जाम्पल के थ्रू हम अपनी कंक्लूजन्स को ले डाउन करते हुए कॉन्टीन्यूटी को डिफाइन करेंगे एंड समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो नॉर्मल एग्जाम्पल। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल में हम सबसे पहले एक फंक्शन को ना कंसिडर करवाते हैं। फंक्शन मेरा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ़ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड दिस फंक्शन इज 2 इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख, तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो जब भी एफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइप का मेरा कोई फंक्शन होता था तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते थे, है ना। अब यहाँ पे ना कांस्टेंट फंक्शन जो है, बेसिकली जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है ना, वो दो वैल्यूज़ यहाँ पे ले रहा है डोमेन्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। यानी कि अगर मेरा डोमेन यानी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो वो 2 के इक्वल होगा, एफ एक्स यानी फंक्शन मेरा 2 के इक्वल होगा। एंड अगर एक्स यानी डोमेन की वैल्यू 0 या फिर 0 से कम में आती है तो वहाँ पे मेरा फंक्शन 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा फंक्शन ब्रेक हो चुका है दो डेफिनेशन के ऊपर। एक डेफिनेशन इसके डोमेन के ग्रेटर देन 0 पर आ रही है एक्स की वैल्यू के लिए, एंड एक लेस देन या फिर इक्वल टू 0 आ रही है। ऐसे टाइप ऑफ फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, मे बी आपने ये 11th क्लास में डीप में देखा हो या फिर इंट्रोड्यूस ही क्यों ना करवाया हो। यहाँ पे मैंने आपको इसका दोबारा से नाम बता दिया कि ऐसे फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। अब हमें देखना क्या है, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये फंक्शन मेरा x की हर वैल्यू पे डिफाइंड है। हाँ जी। तो आप देखिए x की कोई भी वैल्यू मैं ले लूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर ज़ीरो ही क्यों ना हो, ये फंक्शन मेरा डिफाइंड कहलाएगा, है ना। एवरी पॉइंट ऑफ x के लिए, है ना, कोई भी x की वैल्यू आप ले लो, ये डिफाइंड रहने वाला है ना। ऑब्वियसली हम यहाँ पे रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब इससे मैं क्या कंक्लूड करूँगा, कंक्लूड करने से पहले मुझे इसका ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ पहले। तो यहाँ पे ये मैंने इस ग्राफ का यानी इस फंक्शन का ग्राफ बना लिया है। यहाँ पे अगर हम इसे ध्यान से देखें तो जब मेरे x की वैल्यू नेगेटिव्स में आ रही है एंड ज़ीरो आ रही है तो ये फंक्शन जो है वो मेरे 1 के इक्वल है। देख रहे हो वाई एक्सिस पे ये 1 के इक्वल है। जितनी भी x की वैल्यू आ रही है यानी जितने भी x के पॉइंट है x एक्सिस पे जो लाई कर रहे हैं उन सभी की वैल्यू 1 है यानी 1 है। ठीक है। पर जैसे ही ये 0 से बड़े नंबर की तरफ बढ़ती है यानी राइट की तरफ आती है तो ये वैल्यू हो जाती है 2। जैसा कि यहाँ पे फंक्शन कह रहा है कि x से कम 1 एंड यानी 0 से कम भी 1 एंड 0 पर भी 1 और 0 से बड़ी 2 है। यही मैंने ग्राफ में डिपिक्ट कर दिया है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं अपने पॉइंट्स यहाँ पे लेता हूँ x एक्सिस के लिए टू द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो, जब लेफ्ट ऑफ ज़ीरो में पॉइंट लेता हूँ यानी -0.1, -0.01, -0.001, -0 दिस एंड सो ऑन, ये सारी मैंने वैल्यूज़ ऐसी ली हैं जो कि एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है ना। सो दीज वैल्यूज़ आर क्लोज टू ईच अदर, है ना। ये वैल्यूज़ एक दूसरे के बहुत ही करीब है। एंड जैसे ही मैं इन वैल्यूज़ को यानी कि जब मेरा डोमेन x जो है वो इन वैल्यूज़ को लेगा तो मेरे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1 आने वाली है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, जब भी ये वैल्यूज़ होंगी तो मेरे फंक्शन की वैल्यू 1 होने वाली है, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया है। पर जैसे ही मैं टू द राइट ऑफ ज़ीरो लेता हूँ यानी ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे फॉर द पॉइंट्स ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी कि 0.1, 0.01 एंड सो ऑन, तो ऐसी वैल्यूज़ के लिए मेरे फंक्शन की वैल्यू 2 होने वाली है, जैसा कि डेफिनेशन यहाँ पे बता रही है मुझे। ठीक है ना। तो इन वैल्यूज़ के लिए द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़ 2।
तो यहाँ पे अब हम लिमिट्स की लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पे मैं ये कह सकता हूँ कि इस फंक्शन की, जो फंक्शन यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 पे, वो 1 है। यानी कि इसको मैं बोलूँगा कैसे कि द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ, यानी कि जो फंक्शन है मेरा यहाँ पे एट 0 इज़ 1, यानी 0 पे मेरे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है। ठीक है, एंड मैं इसको लिखूँगा कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज़ 1। नेगेटिव क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो मेरी डोमेन है यानी x की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड है इस 0 के, लेफ्ट हैंड साइड पे, तभी हम इसको क्या बोल देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना 1 है। सिमिलरली यहाँ पे राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट क्या होता है कि ऐसी वैल्यूज़ जो इस पॉइंट पे, यानी यहाँ पे 0 है, 0 पे हम चेक कर रहे हैं ना, इस पॉइंट के राइट की तरफ आ रही है एंड फिर वो फंक्शन की क्या वैल्यू दे रही है, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज़ 2। इसकी राइट हैंड लिमिट यहाँ पे 2 निकल के आ गई है, बिकॉज एट 0 पे अगर हम राइट हैंड साइड से देखें तो फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है, एंड लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 हो गई, राइट हैंड लिमिट 2 हो गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि लिमिट जो है वो एट 0 पे कितनी आ रही है, यानी कि द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 कितनी आ रही है, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 0 पर आ रही है 0। लिमिट की बात नहीं कर रहे हम 0 पे, लिमिट का तो मतलब ही यही है कि हम उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू में लिमिट कर रहे हैं, यानी बाउंड कर रहे हैं, उस एरिया के बाहर नहीं जा रहा वो। x टेंडिंग टू 0 यानी कि वो 0 पे टेंड कर रहा है पर 0 नहीं है, और कहाँ से टेंड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये क्या है कि वो x 0 को टेंड कर रहा है, 0 के इक्वल नहीं है। कहाँ से टेंड कर रहा है, कहाँ से बाउंड आ रहा है, पॉजिटिव यानी राइट हैंड साइड से, इसलिए राइट हैंड लिमिट बोली। अब लिमिट अगर मैंने जनरली बोलनी हो कि जनरल अगर मैं लिमिट बताऊं कि x टेंडिंग टू 0 क्या है, तो यहाँ पे जनरल लिमिट जो है वो दो अलग अलग वैल्यूज़ ले रही है, यानी एक 1 और एक 2। तो इस केस में यानी इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो f एट 0 यानी 0 पे मेरी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 आ रही है, राइट। ठीक है, f एट 0 कितना है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे टाइप ऑफ फंक्शन को जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो, तो ऐसे टाइप ऑफ फंक्शंस को मैं कहता हूँ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या कहता हूँ मैं ऐसे टाइप ऑफ फंक्शंस को, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एंड जिस पॉइंट की वजह से ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है, यानी 0 की वजह से ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है, तो यहाँ पे 0 को मैं कहूँगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इसको मैं क्या कहूँगा, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब ये तो एक एग्जांपल था डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने कैसे डिफाइन किया डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन को। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ क्या होता है, मैथ्स की लैंग्वेज में नहीं, चलो सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। तो देखो कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है, मैं भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें एंड एक कर्व्ड लाइन, कर्ली लाइन बनाने की कोशिश करें, एंड मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो लाइक मैंने ऐसे स्टार्ट किया, तो आप देख रहे हो मैं कॉन्टीन्यूअस आगे बढ़ता जा रहा हूँ, कॉन्टीन्यूअस आगे बढ़ता जा रहा हूँ, कंटिन्यूटी यहाँ पे मेरी मेंटेन्ड है। ये जो मार्कर की जो निप है, ये यानी कि जो टिप है इसकी, ये मैंने लिफ्ट अप कहीं भी नहीं करी है, ये हमेशा लिफ्ट डाउन ही रही है एंड कॉन्टीन्यूअस रही है अपने पाथ पे, कॉन्टीन्यूटी इसने मेंटेन करके रखी है ना। तो इसको हम कॉन्टीन्यूटी कहते हैं, यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी मेंटेन्ड है। एंड यही सेम चीज़ अगर आप इस ग्राफ के अंदर देखो, इस फंक्शन का जो मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ से अगर मैं इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करता हूँ और इधर तक आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इस मार्कर की टिप को लिफ्ट अप करना पड़ेगा, सो दैट अब मैं यहाँ से अपना ग्राफ कंटिन्यू कर सकूँ। तो यानी कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे ये डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया यहाँ पे, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन गया, जैसा कि अभी बताया था। तो मेरा ये ग्राफ डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया, कॉन्टीन्यूअस नहीं रहा, जैसा कि यहाँ पे रह रहा था जब मैं ये कर्व्ड लाइन बना रहा था। तो ये भी एक तरीका है फंक्शन को पहचानने का कि वो कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है। आप क्या करो, उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करो, अगर उसका ग्राफ आप विदाउट लिफ्टिंग द टिप ऑफ द पेन अप बना पा रहे हो, तो आप उसे बोल सकते हो कि वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। बट जहाँ पे आपको अपना पेन की टिप लिफ्ट अप करनी पड़ गई एंड किसी और पॉइंट पे लेके जानी पड़ गई, उस कंडीशन में वो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाता है। एंड
जिस पॉइंट पे आपने इस टिप को लिफ्ट अप करा है वो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहलाता है। आई होप आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एंड इस बार आप रिप्लाई करना। सो एग्जाम्पल नंबर 2 मेरा कह रहा है कि एक और फंक्शन को हम यहाँ पे कंसिडर करवा रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 इट इज़ 2। तो इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो वो कैसा होगा? तो ये इसका ग्राफ प्लॉट होगा, यानी कि जो इस पॉइंट पे 0 पे हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना, x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इसी पॉइंट पे मेरा फंक्शन ब्रेक कर रहा है, यानी अपनी डेफिनेशन को चेंज कर रहा है, तभी तो पीस वाइज फंक्शन कहला रहा है। तो अगर ये लेफ्ट से वैल्यूज़ आ रही है टू द 0, इसको मैंने लिफ्ट अप किया तब जाके मैं यहाँ पे प्लॉट कर पाया फॉर वैल्यू x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पे मेरे फंक्शन की वैल्यू 2 हो गई। एंड x इज इक्वल टू 0 यानी 0 के लेफ्ट हैंड पे एंड राइट हैंड पे वैल्यू जो है वो y इज इक्वल टू 1 ही रहा, यानी फंक्शन की वैल्यू मेरे 1 रही यहाँ पे। इधर भी आप मुझे देख रहे हो पेन को लिफ्ट अप करना पड़ा, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि ये भी मेरा एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ऑल्दो अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो यानी x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो यहाँ पे 2 निकल के आती है, बिकॉज उसके लेफ्ट पे डेफिनेशन 2 है, 1 है, सो सॉरी, है ना। लेफ्ट पे अगर आप देखो तो 1 है, इस तरफ आप देखो y इज इक्वल टू 1 इधर प्लॉट किया ना सारा, तो y इज इक्वल टू 1 सारे लेफ्ट की तरफ है, तो ये 2 नहीं, दिस शुड बी 1, ठीक है ना। इस 0 पे x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो ये 1 निकल कर आती है वैल्यू। एंड सिमिलरली अगर आप इसे राइट हैंड साइड पे यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, वो भी 1 निकल के आती है, बिकॉज इस पॉइंट की आप राइट हैंड साइड पे देखो तो भी वैल्यू फंक्शन की 1 आ रही है। बट अगर आप एट 0 देखो यानी 0 के ऊपर मेरे फंक्शन की वैल्यू 2 निकल कर आ रही है, जो कि मेरा ये फंक्शन की डेफिनेशन कह रही है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो इन जनरल मेरी लिमिट निकल कर आई है x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, जो कि 1 निकल कर आई थी, वो नॉट इक्वल हो चुकी है टू दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, यानी फंक्शन एट 0 मेरा 2 निकल कर आ रहा है एंड लिमिट इसकी 1 निकल कर आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी मेरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाता है, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे 0 है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमने पेन को लिफ्ट अप करके इसका ग्राफ बनाया है, तो वहीं से क्लियर आउट हो चुका था कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होने वाला है। तो यहाँ पे आई होप आपको कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है ये आपको पता लग गया होगा। एनीथिंग विच इज़ कॉन्टिन्यूअस, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दैट सिंपल। ग्राफ अगर डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है, पेन की टिप लिफ्ट अप करने लग गई तो वो फंक्शन मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस है, बस इतना सिंपल है। और कोई भी इसमें पहाड़ नहीं है, इतना ज़्यादा सिंपल है, आज स्टार्ट ऑफ द पीस ऑफ द केक, ठीक है, फाइन ना। तो यहाँ पे ये हमने डिस्कस करा। अब हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी को यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन कहती है कि सपोज f इज़ अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट c बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, यानी कि f मेरा एक रियल फंक्शन है, तो पता है ना, रियल ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स के साथ ही हम यहाँ पे डील करते हैं। और c एक पॉइंट है इस फंक्शन के डोमेन पे, तो हम इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे, जब लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ द फंक्शन वुड बी इक्वल टू द वैल्यू फंक्शन एट c, ठीक है। यानी लिमिट x टेंडिंग टू c of the function should be equal to the point that is the value of the function at that point, that is c, ठीक है। या फिर इसी को हम रीफ्रेम कर सकते हैं एक और लैंग्वेज में, एंड दैट इज अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c if it is defined at x is equal to c, है ना, and if the value of the function at that point equals to the limit of the function। देख रहे हो एक ही बात बोली गई है, वो और आसान भाषा में बोल दिया है। तो यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की सारी डेफिनेशन डिस्कस कर ली है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी देख लिए हैं एंड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी भी डिस्कस करा है। चलिए अब हम एग्जांपल 1 to 12 डिस्कस करते हैं, जो कि रिलेटेड है आपकी एक्सरसाइज 5.1 से, जो आप खुद से ट्राई करेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल्स करवाने के बाद इतना तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप एक्सरसाइज खुद से कर सकते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज
अननेसेसरली करवाना मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगता, बिकॉज अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली, एग्जांपल्स इतने सारे सॉल्व कर लिए हैं, तरीका आपको पता लग गया है कि कैसा आपने आंसर को फ्रेम करना है, कैसे डेफिनेशंस लिखनी है, क्या मतलब है उस कॉन्सेप्ट का, क्या डेप्थ में क्या बात हो रही है। जब आपको यही पता लग गया है तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, है ना। तो चलिए विदाउट एनी टॉकिंग मोर डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स 1 to 11 जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड है, दैट इज़ कॉन्टिन्यूटी वाली एक्सरसाइज। उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पर बढ़ेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 1 मेरा कह रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो मेरा डायरेक्ट फंक्शन मुझे दे रखा है, यानी पीस वाइज फंक्शन तो है नहीं है, यानी कि इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे ये a की वैल्यू ले रहा है। आप अगर ध्यान से देखो दैट इज़ 5। तो यहाँ पे मुझे अलग से दिखाने की नीड नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, फिर जनरल लिमिट लिख रहे हैं एंड फिर फंक्शन पे वैल्यू निकाल रहे हैं 1 की, इक्वल दिखा के उसको कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस है। तो इसकी कोई नीड नहीं पड़ेगी यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे तो ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन ही चेंज नहीं कर रहा है, वो तो सेम वैल्यू ही रख रहा है अपनी, है ना, अपने इस डोमेन पॉइंट पे दैट इज x इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्टली कह दूंगा कि वी हैव लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब f ऑफ x तो मुझे यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे मैं कोई मैनिपुलेशन करने की तो नीड है नहीं, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड देख रहे हैं हम। तो x की जब वैल्यू मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये मुझे दे देगा 5, ठीक है। एंड ऑल्सो f एट 1 अगर मैं निकालता हूँ दैट इज़ इसी में अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो भी वैल्यू 5 आ रही है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, इधर से मैं कह सकता हूँ कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f एट 1 दैट इज़ 5, सिंस ये कंडीशन ट्रू है, हम कह सकते हैं f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। बस यही पता लगाना था, आसान था ना एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 2 मेरा कह रहा है कि मुझे अब इस फंक्शन पे यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, और कहाँ पे चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आप देखो तो मेरा डायरेक्ट फंक्शन निकल कर आ रहा है, पीस वाइज फंक्शन तो है नहीं, यानी कि अपनी डेफिनेशन तो चेंज कर नहीं रहा अलग अलग डोमेन पॉइंट्स के ऊपर, है ना। तो मैं यहाँ पे फिर से क्या करूँगा, जनरल लिमिट ही लिखने वाला हूँ, यानी वी हैव लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। ये वाला स्टेप आप लिखोगे सबसे पहले, एंड इसके बाद आप लिखोगे कि ये जो वैल्यू है ये निकल कर आ रही है लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स को यहाँ पे आप पुट कर दोगे दैट इज़ एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे 0 आ रहा है ना। एंड ऑल्सो अगर मैं कहूँ कि f एट 0 भी यहाँ पे 0 है, तो मैं कह दूंगा कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f एट 0, देयरफॉर मैं कह दूंगा कि f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आसान था। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। नाउ ये थोड़ा सा न्यू एग्जाम्पल आपके लिए आया है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद से ट्राई करना। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, मॉड्यूलस फंक्शन। ये कौन से टाइप का फंक्शन मुझे दे रखा है, मॉड्यूलस फंक्शन। आई होप आपको मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में जानकारी होगी, अगर नहीं है तो आप ये देखिए, है तो इसको 1-2 मिनट स्किप करिए। मॉड्यूलस फंक्शन क्या कहता है मेरा कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 निकल कर आ रही है, यानी कि 0 से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू से अगर ये आ रही है, तो यहाँ पे मेरे मॉड x की वैल्यू x हो जाती है। क्या हो जाती है, नॉर्मल x हो जाती है। बट अगर यही x लेस दैन 0 निकल कर आ रहा है तो मॉड x की वैल्यू -x हो जाती है। एंड तभी जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो आप खुद देखो, एक तो ये मॉड x मेरा क्या है, किसके इक्वल है, ये तो फंक्शन के इक्वल है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, एंड मॉड x इज इक्वल टू, यानी कि f ऑफ x मेरा x आ रहा है, कब आ रहा है, जब x ग्रेटर दैन 0 है। x ग्रेटर दैन 0 कब होगा, ये वाली वैल्यूज़ पे, और यहाँ पे y इज इक्वल टू x निकल कर आ रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको, इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। आई होप आपने 11th क्लास में ये पढ़ा होगा। आइडेंटिटी फंक्शन यानी जो वैल्यू y की है वही वैल्यू x की है, तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलती है। एंड यही अगर x लेस दैन 0 पे है तो y इज इक्वल टू -x निकल कर आता है, यानी कि ये वैल्यू सारी नेगेटिव जाती है। तो v शेप का ग्राफ मुझे यहाँ पे मिलता है। किस शेप का मिलता है, v। एंड एट इक्वल टू 0 यानी कि ग्रेटर देन 0 पे तो x के इक्वल है, इक्वल टू 0 पे अगर वो आ जाता है तो भी तो x के इक्वल ही होगा ना, है ना। अगर x इक्वल टू 0 है तो भी तो फंक्शन x यानी 0 ही आएगा मेरा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखो इधर से अगर मैंने अपना ग्राफ स्टार्ट किया एंड मैं इसे प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया,
एंड यहाँ से कंटिन्यू मैंने कर दिया, देख रहे हो, ये मैं यहाँ से लेकर आया एंड यहाँ तक कर दिया। क्या मैंने अब इस मार्कर की टिप को लिफ्ट अप किया है? नहीं किया। लिफ्ट अप नहीं किया, मैं बोल दूंगा कि ये फंक्शन, मैं बिना कुछ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कुछ निकाले बोल दूंगा कि ये कॉन्टीन्यूस है। देख रहे हो आप ग्राफ बनाने का फ़ायदा, सीधा मैं बोल दूंगा, क्योंकि मैं अपनी पेन की लिफ्ट अप ही नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, इस मार्कर का लिफ्ट अप मैंने करा नहीं ग्राफ इसका ड्रॉ करते हुए। जब ये नहीं हुआ है तो मैं बोल दूंगा कि कॉन्टिन्यूस है भाई, है ना, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ये ग्राफ मेरा बन रहा है स्मूथली, तो ये कॉन्टिन्यूस है। तो उसमें तो मैंने चेक कर लिया, पर मैथमेटिकली मैं क्या करूँगा इसको, यानी कि इस फंक्शन को पहले ब्रेक करूँगा इंटू अ पीस वाइज फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ एक्स मेरी दो वैल्यू लेगा, एक तो एक्स लेगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे, और एक माइनस एक्स लेगा एक्स लेस देन जीरो पे। ये तो मैंने डिस्कस कर लिया, इसका ग्राफ भी डिस्कस कर लिया, है ना। तो अब यहाँ पे क्योंकि इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन, क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, तो यहाँ पे नीड पड़ती है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा एंड फिर ऐसे इसकी पार्टीशन करके यहीं पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल लूँगा। अब देखो लिखने का तरीका देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते कैसे हैं, कहाँ पे चेक कर रहे हैं हम, जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है कि एक्स यहाँ पे लेफ्ट से कर रहा है, लेफ्ट हैंड पे तो माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स ले लूँ, दैट इज़ इक्वल टू जीरो, है ना। देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे आके हटा दिया, क्यों हटा दिया, बिकॉज मैंने यहाँ पे जो उस फंक्शन के लेफ्ट पे डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे पुट ही कर दिया, वहाँ पे तो पुट नहीं करी थी इसलिए नेगेटिव साइन था, यहाँ पे पुट कर दिया तो नेगेटिव साइन हट गया एंड डायरेक्टली मैंने जीरो लिख दिया। राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की मैंने डेफिनेशन पुट नहीं करी कि राइट में क्या है, इसलिए भी पॉजिटिव साइन बता रहा है कि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। बट नेक्स्ट लाइन में अगर मैं इसे पुट कर दूँ, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, राइट में इसकी क्या वैल्यू निकल कर आ रही है, जीरो के राइट में वैल्यू एक्स है ना, राइट में यानी जीरो के राइट में वैल्यू तो एक्स निकल कर आ रही है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे मैंने क्या करा था, राइट है लिमिट यहाँ पे अपनी पुट कर दी, उसकी डेफिनेशन पुट कर दी जो राइट में थी, ये भी ज़ीरो आ गई। तो मैं क्या कहूँगा कि जो लिमिट आई है एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स, ये इन जनरल ज़ीरो निकल कर आई, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जब इक्वल आ जाती है तो मैं इन जनरल लिमिट बोल देता हूँ कि भाई लिमिट इसकी क्या आ गई है, ज़ीरो आ गई है। एंड ये जो लिमिट है सिंस ये इक्वल है एफ एट ज़ीरो के, यानी जब आप इसमें ज़ीरो पुट करोगे तो भी तो वैल्यू ज़ीरो ही आएगी, ये करने पे आ रहा है, तो मैं देयरफॉर अगली लाइन मेरी डायरेक्टली क्या हो जाएगी, एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो मैथमेटिकली ये सब आप कैलकुलेट करके दिखाओगे। अब यहाँ पे देखो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव साइन कुछ नहीं लगाया, क्यों, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल आ रखी है, दोनों ही इक्वल है, तो मैं इन जनरल बोल दूंगा कि इन जनरल जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, क्वेश्चन यहाँ पे होगा ना कि एक्स टेंडिंग टू जीरो, यानी कि एक्स जो है वो जीरो पे टेंड कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, लेफ्ट से कर रहा है राइट से कर रहा है। अब उससे तो मतलब है नहीं, चाहे लेफ्ट से करे या राइट से करे, वैल्यू तो यहाँ पे सेम आ रही है, सेम आ रही है, इसमें मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया कि ये जीरो है एंड ये फंक्शन की उस वैल्यू के भी इक्वल है, तो ये कॉन्टीन्यूस निकल कर आया। एंड दैट हम इसका वही सेम चीज़ यहाँ पे ग्राफ से भी देख पा रहे थे कि कैसे टिप लिफ्ट अप नहीं हुआ, नीचे ही रहा, कॉन्टीन्यूस रहा, तो ये ग्राफ ये फंक्शन पहले ही कॉन्टीन्यूस डिक्लेयर हो गया था, है ना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस, फिर से पीस वाइज फंक्शन है, यहाँ पे डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, दो डेफिनेशन अलग अलग दे रहा है अलग अलग पॉइंट्स पे, तो इससे मुझे शो करना है कि नॉट कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा कि एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल कर आ रही है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे आप ध्यान से देख लो पहले ही, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो लेफ़्ट पे क्या वैल्यू है राइट पे क्या वैल्यू है ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो मतलब है ना, क्योंकि दोनों ही सेम निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लिखना अवॉइड भी कर सकते थे, ठीक है, बट अगर कॉलम बनाए दिया है तो चलो लिख लेते हैं कि एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, क्या है एक्स क्यूब प्लस थ्री, तो ये थ्री निकल कर आएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी थ्री आएगी क्योंकि दोनों में ही सेम डेफिनेशन लग रही है, इधर भी यही डेफिनेशन इधर भी यही डेफिनेशन, तो हम ये स्टेप को स्किप भी कर सकते थे एंड डायरेक्टली लिख सकते थे कि इन जनरल जो लिमिट निकल कर आ रही है वो थ्री ही है, ठीक है। लिख दिया है तो चलो लिख लेते हैं, लिखने में भी कोई वो नहीं है ना, बट क्यों ऐसा टाइम वेस्ट करना, है ना। तो इन जनरल हम क्या कह देंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल है थ्री के, बट मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि फंक्शन की जो वैल्यू है ना जीरो पे, वो तो यहाँ देखने से पता लग रहा है कि फंक्शन की वैल्यू जीरो पे वन दे रखी है, उसकी डेफिनेशन वन दे रखी है,
ये 1 है, अब ये और ये तो दोनों अनइक्वल तो हो नहीं सकते, देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस भी आप लिख सकते हो, या फिर आप इसकी जगह डिसकॉन्टीन्यूअस भी लिख सकते हो, एक ही बात है। एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड अगर वो पूछे कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी क्या है, सो एंड एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये जो ज़ीरो है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये एग्जाम्पल नंबर 4 होता है। चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है। सो अब एग्जाम्पल नंबर 5 मेरा क्या कह रहा है, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के इज़ कॉन्टीन्यूअस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। यहाँ पे ऑल्दो दे रखा है एग्जाम्पल पे कि एफ एक्स इज़ इक्वल टू के। अभी के क्या है, के कोई भी आप रियल नंबर उठा लो, कोई भी रियल नंबर उठा लो। फॉर एग्जाम्पल लेट से एफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 हो सकता है, या एफ एक्स इज़ इक्वल टू 3/2 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर उठा लो आप। एफ एक्स इज़ इक्वल टू 3.8 हो सकता है ना। ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर रियल नंबर्स, है ना। अब होता क्या है, हम इन्हें कांस्टेंट फंक्शन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है ना वो एक कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है, यानी वो चेंज नहीं हो रहा, कोई वेरिएबल नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है ना। एंड अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूँगा, फॉर लेट से कि मैं एफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर यहाँ पे मेरा 1 है, इधर 2 लाई कर रहा है, यानी x में मैं कोई भी वैल्यू डाल दूँ, 1 डालूँ, 2 डालूँ, 100 डालूँ, -100 डालूँ, 3.8 डालूँ, 3/2 डालूँ, मेरे फंक्शन की वैल्यू सिर्फ 2 ही रहेगी। यानी x की सारी वैल्यूज़ के लिए मेरे इस फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। देख रहे हैं आप, ये इसका ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिल गई मुझे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो इसको मैं कांस्टेंट फंक्शन कहता हूँ। अब वो कह रहा है कि क्या ये कॉन्टीन्यूअस है, चलिए पहले वो पेन पेपर वाले मेथड से देख लेते हैं, है ना, इसको पेन एंड पेपर मेथड कहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो सीधा सीधा सीधा, अरे ये तो ग्राफ बिल्कुल सीधा बन गया। मुझे इस मार्कर की टिप लिफ्ट अप करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी मेंटेन रही, तो ये फंक्शन तो वैसे ही सारे कॉन्टीन्यूअस होते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस, है ना। तो अब मैं इसको लिखूँगा कैसे, यहाँ पे मैं कोई भी जनरल क्या करता हूँ, रियल नंबर लेट कर लेता हूँ कि लेट सी बी एनी रियल नंबर। देन अगर मैं यहाँ पे जनरल लिमिट देखो, चाहे मैं इस सी पे लेफ़्ट हैंड की तरफ से आऊँ या राइट हैंड की तरफ से आऊँ, फंक्शन की डेफिनेशन तो एक ही रहेगी, दैट इज़ कांस्टेंट के। तो मैं यहाँ पे जनरल लिमिट लिख लूँगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स की जगह क्या डालना है, के, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, के आ रही है ना। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ऑल्सो एफ एट सी, यानी फंक्शन की वैल्यू सी पे कितनी है, अगर मैं यहाँ पे सी डालता हूँ तो भी मेरा के आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू सी डालने पर के आ रही है एंड लिमिट भी के आ रही है। तो देयरफॉर मैं क्या कहूँगा कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब पे ये फंक्शन मेरा कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, बस ये बताना था। चलिए अब एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 6 में मेरे आइडेंटिटी फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लो कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। इन जनरल मैं इसको ही कह देता हूँ कि ये मेरा आइडेंटिटी फंक्शन, इन जनरल क्या क्या ना, हम इसे ही आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जो यहाँ पे y की वैल्यू है वही यहाँ पे x की वैल्यू निकल कर आती है, यानी कि आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, राइट। अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी देख रहे होते हो, है ना, अपने आप को ही देख रहे हो। तो ऐसे ही यहाँ पे जो वैल्यू y की है वही x की, यानी ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, ओके। यानी कि अब इसका ग्राफ कैसे बन सकता है, अब आप देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं
तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, x की 2 है तो y की भी 2 है, x की 0 है तो y की भी 0 है, x की -1 है तो y की भी -1 है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक स्ट्रेट लाइन। क्या देखने को मिलती है? स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। एंड अगर हम पेन एंड पेपर वाले मेथड से देखें तो क्या मैं विदाउट लिफ्टिंग अप द टिप ऑफ द मार्कर ये ग्राफ बना पा रहा हूँ? तो आप देखिए मैं बिल्कुल ये ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग अप द निप बना पा रहा हूँ, है ना। बिल्कुल सीधा बन रहा है ना ग्राफ, देखो। लिफ्ट करने की नीड पड़ी मुझे? नहीं पड़ी। तो पेन एंड पेपर मेथड से तो ये साफ क्लियर है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो होना ही है ना। तो डिसकॉन्टीन्यूस की तो बात ही नहीं चलती, तभी उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है कि प्रूव करो ये है। और मैथमेटिकली कैसे करेंगे? पेन एंड पेपर से तो देख लिया, वही सेम चीज़ जैसे पिछले क्वेश्चन में कर। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख लेते हैं कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी मेरा कोई भी एक रियल नंबर है। देन मैं क्या कह सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये जनरल लिमिट है बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन तो सेम ही है, चाहे लेफ्ट से आओ या राइट से आओ। तो हम ऐसे केसेस में जनरल लिमिट लगाते हैं, ये पहले ही बता दिया था। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, अब फंक्शन की वैल्यू डाल दो एक्स, एंड यहाँ पे अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड कहते हैं इसको लिमिट सॉल्व करने का, जो 11th क्लास में आपने सीखा था। तो इसकी वैल्यू सी निकल कर आती है ना। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, है ना, ऑल्सो यहाँ पे मैं बात करूँ एफ एट सी, तो अगर मैं इस फंक्शन में सी डालूँगा तो एक्स की वैल्यू सी निकल कर आएगी। तो देयरफॉर मैं क्या कह दूँगा कि सिंस यहाँ पे आप देख रहे हो ये लाइन आपको ऐड करनी, आप कर सकते हो कि सिंस एफ एट सी इज़ इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, है ना। ये दोनों क्योंकि इक्वल है तो देयरफॉर एफ इज़ कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 मेरा कह रहा है क्या ये फंक्शन दैट इज़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू मॉड एक्स एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। तो इससे पहले आपको इस एग्जाम्पल का सलूशन पता चले, आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस फंक्शन है क्या। अगर पता है तो स्किप कर दो ये पार्ट। y इज़ इक्वल टू मॉड एक्स या फिर f ऑफ x इज़ इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हमने अभी बनाया था। ग्राफ बनाने से पहले ये देखो, ये तो हमें नॉर्मल सा एक फंक्शन दे रखा है, पर हमें पता है कि मॉड एक्स जो है वो अपनी वैल्यू, यानी जो ये फंक्शन है एफ एक्स, ये अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स की। अगर इसको मतलब इस बात से इसको फ़र्क पड़ता है कि एक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इसलिए ये नीड पड़ती है कि हम इस फंक्शन को एक पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक करें। पीस वाइज फंक्शन में इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। एक्स कब होगा ये? जब एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि मैं यहाँ पे अगर ज़ीरो डाल दूँ तो यहाँ पे ज़ीरो ही आएगा, वन डाल दूँ वन आएगा, टू डाल दूँ टू आएगा, थ्री डाल दूँ थ्री आएगा। बट फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो यहाँ पे ये माइनस एक्स हो जाता है, नेगेटिव साइन दे के आता है। ठीक है ना, यही था ना। एंड हमने इसका ग्राफ अभी पहले भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये ग्राफ मैंने डिस्कस किया था। इधर हमने आराम से देखा था कि इस ग्राफ को बनाने में मुझे पेन को लिफ्ट अप नहीं करना पड़ रहा। ठीक है ना, टेप को लिफ्ट अप नहीं करना पड़ रहा। तो वहीं से क्लियर हो गई थी ये बात पेन एंड पेपर मेथड से कि ये फंक्शन तो कॉन्टीन्यूस है। एंड यहाँ पे वही हमसे बात पूछ रहा है क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो मैं सीधा लिख दूँ क्या यस ये कॉन्टीन्यूस है? आप ग्राफ देख लो तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। ऑल्दो आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो एंड ठीक है, ग्राफ तो आप शो कर सकते हो, बट आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ेगी लिमिट वगैरह की। तो देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये ज़ीरो पे चेंज हो रही है, तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा क्या ये ज़ीरो पे कॉन्टीन्यूस है।
ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा कि क्या ये ज़ीरो पे कॉन्टीन्यूस है, वो कह रहा है क्या ये कॉन्टीन्यूस है, यानी ये पूछ रहा है क्या ये ऑन एवरी रियल नंबर कॉन्टीन्यूस है। तो सबसे पहले तो हम अभी ज़ीरो पे चेक कर रहे हैं, फिर हमें ज़ीरो से छोटे वाले नंबरों पे भी चेक करना पड़ेगा एंड ज़ीरो से बड़े वाले नंबरों पे भी चेक करना पड़ेगा। तो पहले ज़ीरो पे चेक करते हैं कि एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर अगर मैं लिमिट निकालने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो नेगेटिव, सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो नेगेटिव f ऑफ x कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो। अब मुझे यहाँ पे साइन लगाने की नीड नहीं है, पहले भी बताया था, बिकॉज यहाँ पे हम फंक्शन की डेफिनेशन पुट कर देंगे। लेफ़्ट से अगर हम ज़ीरो के लेफ़्ट से देखें तो ज़ीरो के लेफ़्ट पे ये वाली डेफिनेशन फॉलो हो रही है, तो माइनस एक्स पुट कर दूँ। और जब यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करते हैं लिमिट सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे ज़ीरो निकल कर आता है। राइट हैंड लिमिट पे अगर मैं देखता हूँ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, साइन लगाने की नीड नहीं है बिकॉज हम यहाँ पे अब डेफिनेशन पुट कर देंगे, दैट इज़ इसके राइट हैंड साइड पे तो x है, x पुट करके यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, ज़ीरो। एंड अगर आप देखो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे कितनी है, फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे तो ज़ीरो ही आएगी, है ना, वो तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बता ही रही है। तो अब मैं क्या स्टेटमेंट लिखूँगा, अब मैं यहाँ पे देयरफॉर, या देयरफॉर से भी पहले हम लिखेंगे कि सिंस, अब जनरल लिमिट लिख लो बिकॉज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड तो सेम ही है ना लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एट एक्स इज़ इक्वल टू एफ एट ज़ीरो, क्योंकि इस फंक्शन की जनरल लिमिट एंड फंक्शन एट ज़ीरो सेम है, इक्वल है, दैट इज़ ज़ीरो। तो देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा फंक्शन एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बट एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन में अगर आप देखो तो उसने ये नहीं बोला कि ज़ीरो पे चेक करके बताओ, वो कह रहा है कि क्या ये कॉन्टीन्यूस यानी हर रियल नंबर पे कॉन्टीन्यूस है, यहाँ पे मेंशन नहीं है रियल नंबर, बट ये रियल नंबर की ही बात कर रहा है ना। ओके, तो क्या ये रियल नंबर हर रियल नंबर के लिए वैलिड है ये फैक्ट कि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो उसके लिए मुझे लेट करना पड़ेगा कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, ये मैंने लेट कर लिया। अब केस वन क्या होगा, केस वन होगा कि लेट सी बी लेस देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से छोटा है। ज़ीरो पे तो मैंने चेक कर लिया कॉन्टीन्यूटी, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ज़ीरो से कम वाले नंबर पे, ऐसे ज़ीरो से छोटे वाले रियल नंबर्स पे क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। वैसे तो है हमें पता है, पर अब लिखेंगे कैसे, इस पे चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से लिमिट लगा दूँगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, यहाँ पे अब साइन वगैरह लगाने की नीड नहीं है बिकॉज से कौन सा केस है, लेस देन ज़ीरो वाला केस है। लेस देन ज़ीरो मतलब कि यहाँ पे ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट लगने वाली है। तो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, लेफ्ट पे उसकी कौन सी लग रही थी, माइनस एक्स लग रही थी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सी पुट करता हूँ तो माइनस सी आ जाता है ना। अब ये तो जनरल लिमिट मैंने लिख दी, अब मैं क्या लिखूँगा कि सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ एट सी। अब देखो फंक्शन में अगर मैं ये सी डालता हूँ, यानी कि ये सी है क्या, एक नेगेटिव रियल नंबर, ज़ीरो से छोटा है ना, एंड नेगेटिव रियल नंबर मैं जैसे ही इस पे डालता हूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई भी रियल नंबर नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस एक्स लगाना है, यानी अगर मैं सी यहाँ पे डालता हूँ तो मुझे माइनस सी मिलेगा। एंड लिमिट में भी माइनस सी ही आ रहा था, विच इज़ इक्वल टू माइनस सी, है ना, विच इज़ इक्वल टू माइनस सी। तो देयरफॉर मैं क्या अपनी फाइनल लाइन लिखूँगा कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एवरी नेगेटिव रियल नंबर्स। चलो दो चीज़ें तो हो गई हमारी सॉल्व, हमने ज़ीरो पे भी प्रूव कर दिया कि वो कॉन्टीन्यूअस है, नेगेटिव रियल नंबर पे भी प्रूव कर दिया। अब नेगेटिव रियल नंबर्स तो ये थे, यहाँ पे प्रूव हो गया, ज़ीरो पे भी प्रूव हो गया, अब पॉजिटिव रियल नंबर्स पे प्रूव करना है, पॉजिटिव रियल नंबर्स पे प्रूव करना बचा है अभी।
तो उसके लिए यहाँ पे केस 1 क्या था कि c लेस देन 0 था। अब अगला केस आप खुद बता दो क्या होगा। अगला केस होगा कि लेट, ये केस 2 है कि लेट c ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए अगर मैं लिमिट लगाता हूँ x टेंडिंग टू c f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c। अब c बिकॉज ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन के लिए हमारे पास ये x निकल कर आता है, तो फंक्शन की डेफिनेशन x है, तो यहाँ पे c आ गया। और सिंस मैं कहूँगा कि लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज़ इक्वल टू f एट c पे क्यों ये इक्वल आ रहा है, बिकॉज c तो हमने एज्यूम ही ग्रेटर देन 0 किया एंड ग्रेटर देन 0 की सारी वैल्यूज़ x ही निकल कर आ रही है ना। विच इज़ अगर मैं c पुट कर रहा हूँ तो वो c निकल कर आ रही है ना। तो मैं फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखूँगा कि देयरफॉर f इज़ continuous at every positive real numbers and because हमने ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी थी कि f कॉन्टीन्यूस है 0 पर, ये प्रूव करा था। सेकंड स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी कि f मेरा कॉन्टीन्यूस है एट एवरी नेगेटिव रियल नंबर एंड थर्ड स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है दैट इज़ f मेरा कॉन्टीन्यूस है एट एवरी पॉजिटिव रियल नंबर। तो मैं क्या कहूँगा कि फ्रॉम 1 2 and 3 we can conclude that f is a continuous function। यहाँ से मैं बोलूँगा कि f मेरा एक continuous function है, ठीक है। और यही हमें बताने को बोला था, यही हमें पता लगाने को बोला था इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 8। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 8 मेरा कह रहा है कि अब मुझे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है इस फंक्शन की। अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाना तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट वो आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने डिजिटली इस ग्राफ को आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। उस ग्राफ को देखकर आप ये आसानी से पता लगा रहे होगे जो स्क्रीन पे अभी आपको नज़र आ रहा है। इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एवरी रियल नंबर पे आप देखो कि ये फंक्शन डिफाइंड है। पहली बात तो यानी कोई ना कोई वैल्यू इसकी आ रही। अगर मैं डोमेन में यानी x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो y की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। एंड अगर आप यहाँ पे पेन को यानी मार्कर को चलाओगे इस ग्राफ के ऊपर, इसको ड्रॉ करोगे पेन एंड पेपर मेथड वाले तरीके से पता लगाओगे इसी कॉन्टीन्यूटी, तो ये लिफ्ट अप नहीं हो रहा होगा। आप ध्यान से देखिए, है ना। तो पेन पेपर मेथड से तो मुझे आसानी से पता है कि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। अब मैथमेटिकली कैसे लिखूँगा आपको पता ही है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जनरल लिमिट ले आते हैं, बिकॉज ये फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग पॉइंट्स पे तो चेंज हो नहीं रही है ना। तो मैं यहाँ पे जनरल लिमिट लगाऊंगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि वी हैव लिमिट x टेंडिंग टू c, और ये c क्या है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेट c बी एनी रियल नंबर। तो लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x कितना है, लिमिट x टेंडिंग टू c फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। एंड अगर आप इस फंक्शन की वैल्यू देखोगे c पर, यानी यहाँ पे अगर मैं c पुट करूँगा तो भी ये वैल्यू सारी सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 निकल कर आती है। तो मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पे, सिंस f at c is equal to limit x tending to c f of x and that is c cube plus c square minus 1, therefore मैं कहूँगा कि f is continuous at every real number। सारे के सारे रियल नंबर पे ये कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है, फाइन है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 9 मेरा कह रहा है कि मुझे इस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करनी है। अब वो कैसे होगी, तो मैं फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन अपनी अलग अलग पॉइंट्स पे डेफिनेशन तो चेंज कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक जनरल
वैल्यू को अपना रियल नंबर मान लेता हूँ कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, एंड आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन के डोमेन में ज़ीरो नहीं है, बिकॉज ज़ीरो होते ही ये अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो ज़ीरो तो इसके उसमें है ही नहीं, तो यानी सी को भी मैं ज़ीरो नहीं ले सकता। तो लेट सी बी एनी रियल नंबर सच दैट सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये है तो मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एट एक्स, दैट इज़ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एट एक्स। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/x, तो ये कितना आ जाएगा, 1/c निकल कर आएगा। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि फंक्शन में अगर मैं डालता हूँ c, है ना, तो वो भी 1/c निकल कर आएगा। एंड यहाँ पर भी c इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, बिकॉज इसके डोमेन में लाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी हम c ज़ीरो नहीं रख सकते, ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है, ओके। तो देयरफॉर मैं क्या कह दूँगा कि f इज़ continuous at every real number of its domain। यहाँ पे ये लाइन क्यों लिखी है, बिकॉज आप देख सकते हो कि इस फंक्शन के डोमेन में ज़ीरो है ही नहीं, क्योंकि ज़ीरो है ही नहीं तो ज़ीरो की बात करना तो यहाँ पे वेस्ट है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा कि उसकी डोमेन के सारे रियल नंबर पे ये कॉन्टीन्यूस है। अगर उसके डोमेन में ज़ीरो होता तो ये डिसकॉन्टीन्यूस कहलाता, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 10th। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 10th मेरा कह रहा है कि मुझे इस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन जो है ये पीस वाइज फंक्शन दे रखा है, पहली बात तो। एंड सेकंड थिंग, ये सारे के सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। देखो 1 पे भी डिफाइंड है, ये कोई ना कोई वैल्यू ले रहा है, 1 के लेस देन पे भी डिफाइंड है, एंड 1 के ग्रेटर देन वाले रियल नंबर्स पे भी ये डिफाइंड है। तो जब भी ऐसा केस आता है ना कि वो कह रहा है कि कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करो इस फंक्शन की, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 पे नहीं डिस्कस कर रहे कि एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 से छोटे वाले रियल नंबर पे भी डिस्कस करना है, बड़े वाले रियल नंबर पे भी। तो वहाँ पे हम सी या फिर के का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, ठीक है। लेट सी भी एनी रियल नंबर, या फिर लेट के, या फिर कोई भी वेरिएबल आप बोल सकते हो, ठीक है। पता लगाना वहाँ पे क्या है कि क्या 1 से लेसर वाले रियल नंबर एंड ग्रेटर वाले पर भी सेम फैक्ट ट्रू हो रहा है कॉन्टीन्यूटी या डिसकॉन्टीन्यूटी का। तो वो पता लगाने के लिए हम सब पे, पूरे रियल नंबर की लाइन पे इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं। बट अगर बोला जाता है कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 बताओ, तो सी वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं यहाँ पे होता, सिर्फ 1 पे हम नॉर्मली लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल के देख लेते, ठीक है। तो चलिए अब इसे स्टार्ट कर। क्या फंक्शन दे रखा है मुझे, पीस वाइज फंक्शन। वी हैव एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 है फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एंड एक्स माइनस 2 है फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एट एक्स इज़ इक्वल टू 1 पे चेक कर लेता हूँ कि क्या ये कॉन्टीन्यूस है भी या नहीं। तो अगर मैं 1 पे चेक करता हूँ उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, एंड साथ ही साथ राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे चेक कर रहे हैं, इसलिए 1 नेगेटिव क्यों लगाया, लेफ़्ट है एफ एट एक्स। ये आपको मैंने बताया था ना, बोर्ड में ऐसी प्रेजेंटेशन रख सकते हो आप, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, अभी नेगेटिव साइन यहाँ पे हटा दो, बिकॉज फंक्शन की हम डेफिनेशन यहाँ पे पुट कर रहे हैं जो लेफ़्ट पर है। लेफ़्ट पे इसकी कौन सी डेफिनेशन है, x प्लस 2 वाली। तो x प्लस 2, एंड जब आप यहाँ पे डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको करोगे लिमिट सॉल्व, तो 3 निकल कर आता है। राइट हैंड लिमिट अगर मैं सॉल्व करूँ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, दैट इज़, अब यहाँ पे पुट कर दो इसे, x माइनस 2 दे रखा है, एंड यहाँ पे आप इसे देखोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 निकल कर आता है ना। तो लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड तो कोइंसाइड कर ही नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल देख रहे हो ना। तो हम लिख देंगे कि एज लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर
एफ इज नॉट कॉन्टीन्यूअस या फिर डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे ये डिसकॉन्टीन्यूअस निकल कर आ गया। पर क्या इसके लेस देन या फिर ग्रेटर देन वाले रियल नंबर्स पे भी यही कहानी है, वो चेक कर लेते हैं। सेकंड में क्या लिखूँगा कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर एंड इस वन का ए मैं क्या लिखूँगा कि सी इज़ लेस देन ज़ीरो वाला केस ले लेते हैं। चलो पहले ठीक है, सी ज़ीरो से छोटा है। इस केस के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स क्या लगेगी, ज़ीरो नहीं सॉरी यहाँ पे वन आना था। वन क्यों आना था, बिकॉज वन के लेसर वाले नंबर्स पे हम ये चेक कर रहे हैं। तो सी लेस देन वन है ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। अब लेस देन वन पे इसकी कौन सी डेफिनेशन डिफाइंड हो रही है, एक्स प्लस टू वाली। तो यहाँ पे पुट कर दो एक्स प्लस टू और ये आ जाएगा सी प्लस टू। ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ एफ एट सी, यानी सी एक ऐसा नंबर है जो वन से छोटा है, एंड वन से छोटे नंबर के लिए एक्स प्लस टू वाली डेफिनेशन ही है, तो ये भी सी प्लस टू ही आ रहा है। ये भी सी प्लस टू, ये भी सी प्लस टू। देयर फोर एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स लेस देन वन। तो लेस देन वन तो स्टडी कर लिया। अब ग्रेटर देन वन का देख लेते हैं। ग्रेटर देन वन की एक्स माइनस टू है डेफिनेशन। तो इसी का बी अगर हम देखें कि सी अब ग्रेटर देन वन है। ज़ीरो लिखने की आदत हो गई है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन ज़ीरो ही पूछता है। तो सी ग्रेटर देन वन है। इसके लिए क्या डेफिनेशन है, लिमिट की क्या लगेगी, एक्स टेंडिंग टू सी एफ एट एक्स विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स माइनस टू और ये आ जाएगा सी माइनस टू। ऑल्सो अगर मैं एफ एट सी, सी एक ऐसा नंबर है जो वन से बड़ा है, तो ये भी कितना आ जाएगा सी माइनस टू। देयर फोर मैं क्या कह दूँगा कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन वन। ठीक है, फाइन। एंड फाइनल स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी, अब आप इसको वन टू थ्री नाम दे देंगे है ना। तो यहाँ पे फ्रॉम वन टू एंड थ्री वी कैन conclude that f is a discontinuous function। discontinuous कहाँ पे हो गया है, वन पे हो गया है ना। discontinuous function and x is equal to 1 is the only point of discontinuity। x is equal to 1 इसका only point है discontinuity का। ठीक है, फाइन है, आसान था ये। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। सो एग्जाम्पल नंबर 11 मेरा कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। तो ये मुझे एक पीस वाइज फंक्शन दे रखा है, एंड अगर आप ध्यान से देखो तो ये फंक्शन सारी के सारे रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। वन से कम पर भी डिफाइंड है, वन से ग्रेटर पे भी डिफाइंड है, और वन पे भी ये डिफाइंड है। अब पता लगाना है कि इसमें, अब ये तो पता है कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तभी तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताओ क्या है। तो फिर से हम यहाँ पे सिर्फ वन पे ही रिवॉल्व नहीं करेंगे, वन से छोटे वाले रियल नंबर्स भी देखेंगे एंड वन से बड़े वाले रियल नंबर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो क्या इसका मैं सोल्यूशन लिखूँगा कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, देन लेट कर लेते हैं कि सी मेरा ग्रेटर देन वन है, पहले ये केस देख लेते हैं। एंड अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ एक्स टेंडिंग टू सी पर, तो ग्रेटर देन वन के लिए कौन सी लिमिट लेकर आता है ये फंक्शन मेरा, एक्स माइनस टू लेकर आता है, तो ये सी माइनस टू हो गया। एंड ऑल्सो अगर मैं कहूँ कि एफ एट सी, ऐसा वाला सी जो ग्रेटर देन वन है, तो वो भी कितना आएगा, सी माइनस टू। सिंस मैं कहूँगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ एट सी के, दैट इज सी माइनस टू, देयर फोर एफ इज़
कॉन्टीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है। एंड यही सेम केस मैं लेट करता हूँ c लेस देन 1 के लिए। तो अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x क्या हो जाएगा, लेस देन 1 की ये डेफिनेशन x+2 दे रहा है तो ये c+2 निकल कर आएगा, है ना। एंड दैट विल बी इक्वल टू f एट c, बिकॉज c मेरा ऐसा नंबर है जो 1 से छोटा है, एंड ऐसे नंबर्स के लिए c+2 ही निकल कर आ रहा है बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन ही मेरी ये कह रही है। तो देयरफॉर मैं क्या कह दूंगा कि f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर लेस देन 1, ठीक है। नाउ अब हम चेक करते हैं कि एट x इज़ इक्वल टू 1 पे क्या कहानी चल रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप निकालोगे यहाँ पे कि x इक्वल टू 1 से, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1 से छोटे वाले नंबर x+2 निकल कर आएगा। तो यहाँ पे इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, लिमिट निकल कर आ जाएगी 1+2 दैट इज़ 3। एंड अगर आप यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालते हो तो लिमिट कितनी निकल कर आ जाएगी, x टेंडिंग टू 1, राइट यानी 1 से बड़े वाले नंबर x-2 यानी 1-2 अगर देखेंगे तो -1 निकल कर आता है। दोनों अनइक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देयरफॉर f इज़ discontinuous at x is equal to 1 and x is equal to 1 is the only point of discontinuity, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 के अलावा और कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी निकल कर नहीं आया। तो ये मेरा बना एग्जाम्पल नंबर 11। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है। सो एग्जाम्पल नंबर 12 मेरा यहाँ पे कह रहा है कि मुझे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है इस फंक्शन की। अब तो आप हैबिचुअल थोड़ा सा हो रहे होगे धीरे धीरे, है ना, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेकर। तो एक बार खुद से ट्राई करना ये एंड फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमें ज़ीरो के अराउंड ही रिवॉल्व नहीं करना, और आगे पीछे भी देखना नहीं, ज़ीरो से छोटे वाले नंबर, ज़ीरो से बड़े वाले। पर अगर मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन की बात करूँ तो ये फंक्शन आप देखो ज़ीरो से छोटों पर डिफाइंड है, बड़ों पर भी डिफाइंड है, पर ज़ीरो पे ही डिफाइंड नहीं है। अब ये फंक्शन ज़ीरो पे डिफाइंड ही नहीं हो रहा है ना। तो मुझे ज़ीरो पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करके कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज ज़ीरो इसके डोमेन में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं क्या लिखूँगा कि लेट सी बी एनी रियल नंबर एंड केस 1 हम देखते हैं। केस 1 क्या कह रहा है कि c इज़ लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो के लिए क्या लिमिट लगेगी यहाँ पे, x-2 और ये आ जाएगा c-2 विच इज़ इक्वल टू f एट c, बिकॉज अगर आप c यानी कोई रियल नंबर डालते हो जो कि ज़ीरो से छोटा है तो वो भी c-2 ही देगा आपको, है ना। सो दिस इज़ f एट c। तो देयरफॉर मैं क्या कह दूँगा कि f इज़ continuous at every real number less than 0। एंड केस 2 तो आपको खुद ही पता लग गया होगा कि c अब ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू c लगाता हूँ तो ये कितना निकल कर आ रहेगा, x+2 दे रखा है, राइट। लेस दैन c लेस दैन 0 पे x+2 दे रखा था, हाँ ये प्लस है तो ये c+2 आ रहा है। एंड c ग्रेटर देन 0 पे -x+2 है तो ये -c+2 आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू f एट c, बिकॉज c अब यहाँ पे उन रियल नंबर्स की बात हो रही है जो ज़ीरो से बड़े हैं, एंड ज़ीरो से बड़े के लिए तो इसकी एक ही डेफिनेशन है ना, -c+2। तो देयरफॉर f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर ग्रेटर दैन 0, ठीक है। एंड मैं फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखूँगा कि फ्रॉम, अगर ये 2 है एंड ऊपर वाला 1 था, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन कंक्लूड दैट f is continuous at every real number of its domain, जो उसकी डोमेन में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल 13 मेरा कह रहा है कि मुझे कंटिन्यूटी इसकी डिस्कस करनी है। तो फिर से वही वाले मेथड्स चलेंगे, है ना, जो चलते आ रहे हैं। बिकॉज अभी फंक्शन डेफिनेशन की बात करूँ तो ज़ीरो से बड़े पर भी डिफाइंड है, छोटे पर भी और ज़ीरो पर भी है। तो मैं क्या लिखूँगा कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, एंड फिर मैं केस 1 डिस्कस करूँगा कि c ग्रेटर दैन 0 है। इसके लिए लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x कितनी निकल कर आएगी, ग्रेटर दैन के लिए x निकल कर आ रहा है तो ये c आ गया, एंड दैट इज़ इक्वल टू f एट c, है ना। तो देयरफॉर मैं क्या कह दूँगा कि f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट ग्रेटर दैन 0, या फिर एवरी रियल नंबर यू कैन से।
केस नंबर 2 की बात करता हूँ, तो अगर c लेस दैन 0 है, लेस दैन के लिए x स्क्वायर है डेफिनेशन, तो लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज़ लिमिट x टेंडिंग टू c x स्क्वायर, तो ये आएगा c स्क्वायर दैट इज़ f एट c, है ना। तो देयरफॉर मैं क्या कहूँगा कि f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर लेस दैन 0। बट अगर मैं 0 पे डिस्कस करूँ, यानी एट x इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूँ, दैट इज़ लिमिट x टेंडिंग टू 0, एंड लेफ्ट पे 0 के लेफ्ट पे ये एक्स स्क्वायर वाला डिफाइंड है, तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर पुट करूँ तो ये निकल कर आएगा 0। एंड राइट हैंड लिमिट देखूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, राइट पे कौन सा है 0 के, x है, और ये भी निकल कर आएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, एंड फंक्शन एट 0 भी 0 ही निकल कर आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू फंक्शन एट 0, तो f मेरा x इज़ इक्वल टू 0 पर भी कॉन्टीन्यूस है। एंड फिर फाइनल स्टेटमेंट क्या आ जाएगी कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी कैन स्टेट दैट f इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, जो कि कॉन्टीन्यूस है एट एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन 0 पर भी, लेस देन 0 पर और 0 पर भी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। तो एग्जाम्पल नंबर 14 मेरा कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। अब ये शो करने के लिए कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन इन जनरल दिखता कैसा है। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन लिखूँगा कि अगर मेरा कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेट से f, ठीक है, लेट f बी एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, देन एफ एक्स। अब पॉलिनोमियल फंक्शन इन जनरल कैसा दिखता है, a0 प्लस a1 x के साथ प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2x प्लस a3x प्लस सो ऑन, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, है ना। तो anx मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। अब x की पावर भी उतनी होती जाएगी, तो x की पावर भी n मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और n मेरा यहाँ पे क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेयर n इज़ एनी नेचुरल नंबर, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे और मैं आपको बताऊँ, तो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, 2 प्लस एक्स ये पॉलिनोमियल है, या फिर 3 प्लस एक्स स्क्वायर ये पॉलिनोमियल है ना। 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ये पॉलिनोमियल है। तो इस फॉर्म के सारे फंक्शन, चाहे आप जितनी आगे भी ले जाओ, वो सारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाते हैं, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यूस शो करने के लिए मुझे फिर से रियल नंबर डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या लिखता हूँ कि लेट सी बी एनी रियल नंबर सच दैट, अगर मैं लिमिट निकालने की कोशिश करूँ x टेंडिंग टू सी एफ एट x पर, देखो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स मेरा कितना है, a0 प्लस a1x प्लस सो ऑन a n x की पावर n तक। यहाँ पे अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ, तो ये जो वैल्यू होगी ये डायरेक्टली, इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, कहना है से कि ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये डायरेक्टली मेरी इक्वल होगी एफ एट सी के। हाँ या ना, ये बता दो बस, क्या ये इक्वल होगी या नहीं, ये बता दो। क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन x को मैं c पुट करूँगा, है ना, c पुट होगा x, और f एट c का मतलब कि x को मैं c पुट करूँगा, एक ही बात हो गई। दोनों मेरी वैल्यू सेम निकल कर आएगी, सॉल्व करने की नीड नहीं है कि आप यहाँ पे c पुट कर रहे हो साथ सबकी तरफ, है ना। बिकॉज हमें तो पता नहीं ना कि ये इसके कोफिशिएंट्स क्या है, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स तो हमें पता नहीं है ना। ओके फाइन, तो इधर मैंने ये लिख दिया कि दैट शुड बी इक्वल टू एफ एट सी, और यही कंडीशन तो चाहिए होती है कॉन्टीन्यूस बताने के लिए, है ना। यही कंडीशन चाहिए होती है ना कॉन्टीन्यूस बताने के लिए। और यहाँ पे अगर आपको एक और चीज़ लिखनी है कि ये 0 1 2 3 क्या है, बेसिकली टर्म्स है ना इसकी, फंक्शन के अंदर जो आनी है वैल्यूज़, तो ये सारी तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, राइट। फॉर लेट से अगर मैं बोलूँ 2.3 एक्स प्लस 8/9 एक्स स्क्वायर, कोई भी नंबर हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो फॉर दैट पर्पज़ आई वुड राइट हेयर कि ए आई जो है वो मेरा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट से। तो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे लिख दी कि ए आई रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। एंड फर्दर मोर आई कैन राइट कि जो मेरा ए एन है दैट कांट बी इक्वल टू 0, कि ए एन मेरा कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन की तो यहाँ पे डायरेक्ट मुझे क्या दिख रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू होती दिख रही है। तो देयरफॉर मैं क्या कहूँगा कि एफ इज़ continuous at every real number and hence f is a continuous
फंक्शन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 14 हो गया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। सो एग्जाम्पल नंबर 15 मेरा कह रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स है, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो पहले समझ लेते हैं ये फंक्शन मेरा क्या परफॉर्म करने वाला है, पहले ये समझ लेते हैं ना। तो देखो, अगर मैं इस फंक्शन में 2.8 डालता हूँ, 3.2 डालता हूँ, 4.6 डालता हूँ एंड 5.5 डालता हूँ, चलो इसमें देखते हैं क्या वैल्यू है देगा। तो यहाँ पे लिखा है ये फंक्शन डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2.8। अब 2.8 से छोटा मुझे सबसे बड़ा इंटीजर बताओ। 2.8 से छोटे कितने इंटीजर है? 2 है, 1 है, 0 है, -1 से लेके -इन्फिनिटी तक है ना। तो इतने सारे इंटीजर्स हैं। अब इन सब में से ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे बताओ कौन सा है। 2 है तो इसका आंसर 2 है। 3.2 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ जो इससे छोटा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, एक्स तो ये है। इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है तो ये 3 है। इससे छोटा 4 तो ये 4 एंड दिस इज़ 5। तो ये कहने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं ये क्या कैसे कर। तो फिर से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना केसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको इस फंक्शन का ग्राफ स्क्रीन पे तो नज़र आ ही रहा होगा। तो अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ग्राफ यानी कि ये फंक्शन तो डिसकॉन्टिन्यूस है सारे के सारे इंटीग्रल पॉइंट पे। सारे इंटीग्रल पॉइंट आप देख लो, आप यहाँ पे 1 देख लो, 2 देख लो, 3, 4, 5, -1, -2 सारे देख लो, एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहे हैं जो, उन सब पे ही ये डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है ना। है ना। एंड हमें पेन तो अपना लिफ्ट अप करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये बात तो पक्की हो गई कि पेन एंड पेपर मेथड से अगर मैं बोलूँ तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है। एंड इसी को हमने लिखना कैसे, लिखने के लिए आप देखो यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं। एक केस तो हो सकता है कि मेरा लेट सी भी यानी रियल नंबर वाला जो मैं करता था ना सारे क्वेश्चन में, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। बिकॉज यहाँ पे क्या बात चल रही है, इधर तो इंटीजर्स पे वो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, वो तो साफ पता लग रहा है। तो 2 केसेस हमारे ये बनेंगे। एक केस होगा कि लेट कर लेते हैं कि सी मेरा इंटीजर है, और एक केस होगा कि वो इंटीजर नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो केस 1 हम यहाँ पे क्या लेट करने वाले हैं कि लेट सी बी एनी रियल नंबर नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर। देन मैं क्या कह सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एट एक्स विल बी इक्वल टू अ फंक्शन मेरा है क्या इसमें, ये चीज़ है ना। एंड इसमें अगर मैं पुट करता हूँ तो ये डायरेक्टली कितना निकल कर आ जाएगा, सी निकल कर आ जाएगा। एंड दैट विल बी इक्वल टू एफ एट सी, आई मीन दिस, है ना, ये निकल कर आएगा, है ना। तो आप इस केस में देखो कि सी मेरा एक्स जो है मेरा टेंड कर रहा है सी की तरफ, है ना। यानी कि सी की तरफ अगर वो टेंड करेगा, फॉर लेट्स से कि कोई भी मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ 2.1, तो 2.1 वैल्यू डाल रहा हूँ तो वो कितनी देगा मुझे निकाल के, 2 देगा, है ना। एंड दैट वुड बी इक्वल टू दिस थिंग जो सी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी यहाँ पे अगर आप एक्सटेंड करेगा 2 पे अगर टेंड कर रहा है लेट्स से, तो ये 2 ही निकाल कर लाएगा। एंड अगर आप इसका ग्राफ अच्छे से देखोगे तो ये बात आपको और अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे तो लिमिट, जनरल लिमिट और ये दोनों इक्वल निकल कर आ जाते हैं, है ना। एंड ग्राफ पे भी अगर आप देखो तो ऐसे रियल नंबर्स जो कि इंटीजर नहीं है वहाँ पे हम विदाउट लिफ्टिंग अप द पेन आराम से बना पा रहे हैं अपने ग्राफ को। तो वहीं से कॉन्टिन्यूस आ गया। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूँगा कि एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर। एंड लेट से मैं केस 2 की बात करता हूँ कि लेट सी बी एनी रियल नंबर। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली दैट इज़ इंटीजर, डायरेक्टली मैं यहाँ पे अब कुछ स्टेटमेंट्स नहीं लिखने वाला। यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल की नीड पड़ेगी। ठीक है, वो कौन सा वेरिएबल होगा, ये देखो, लेट आर बी एनी नंबर दैट इज़ सफिशिएंटली स्मॉल। ठीक है, सच दैट आर इज़ ग्रेटर देन 0। सफिशिएंटली स्मॉल क्यों बोला कि एक सफिशिएंट अमाउंट वो मतलब छोटा होना चाहिए। छोटा क्यों होगा, तभी हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ध्यान से इस बात को ध्यान से समझना। अगर मैं कहता हूँ आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो c माइनस आर का, तो आप कैसे निकाल सकते हो, मुझे बस इतना बता दो कैसे निकालोगे c माइनस आर का। चलिए मैं अब हम इससे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के साथ, तब ज़्यादा समझ में आता है ना। c माइनस आर मैंने यहाँ पे निकालना है ना।
तो यहाँ पे ना मैं कोई नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो सी को मैं बोल देता हूँ कि लेट से 3 है, एंड आर को मैं बोल देता हूँ कि लेट से 2.9 है, 2.9 ही, सो सॉरी। आर मेरा ग्रेटर देन 0 तो है, बट आर इज़ सफिशियंटली स्मॉल। सफिशियंटली स्मॉल है तो इसको बहुत ज़्यादा छोटा होना पड़ेगा। तो लेट से हम इसको बोल देते हैं 0.1 बोल दे, ठीक है। अब 3 माइनस 0.1 कितना होता है? 2.9 होता है। एंड 2.9 का मुझे आप बता दो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2 आएगा। कैन आई से कि ये सी माइनस आर विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सी माइनस 1? कैन आई से, ये मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया, दिस इज़ 1 ओनली, है ना। कैन आई से कि दिस इज़ इक्वल टू 1? अब यहाँ पे आप देख लो, अगर मैं सी माइनस 1 निकालता हूँ तो सी मेरा कितना है? 3 है। तो 3 माइनस 1 विल बी 2 ओनली। ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट निकल कर आती है कि ये सी माइनस आर विल बी इक्वल टू सी माइनस 1। देख रहे हो, तभी तो बोला ना सफिशिएंटली स्मॉल। तो सी माइनस 1 कह सकता हूँ मैं इसे, बिल्कुल कह सकता हूँ। वेयर एज अगर मैं बात करूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर सी प्लस आर वुड बी इक्वल टू सी, वो भी आप यहाँ पे देख लो। सी प्लस आर मैं निकालता हूँ, सी मेरा कितना था? 3, तो 3 प्लस आर मेरा कितना है? 0.1 है ना। और ये कितना आएगा? 3.1, एंड 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 निकाल के देगा। 3 किसके इक्वल है? 3 तो मेरे सी के इक्वल है, दिस वुड बी इक्वल टू सी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी प्लस आर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी सी। अब देखो यहाँ पे क्या बात चलती है। देन अब मुझे बताओ लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स कितना है, यानी सी के लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये वैल्यू ट्रू निकल कर आ रही है, और ये सी माइनस 1 है ना। एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, देख रहे हो ना, सी में से कुछ घटा रहे हैं तो जो टर्म आएगी वो उसके लेफ्ट में लेके जाएगी ना उसे, तभी यहाँ पे ये वाला कंसिडर करवाया। एंड सी में अगर मैं कुछ बढ़ा रहा हूँ, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वो सी के राइट साइड में लेके जाएगी ना मुझे, और वो यहाँ पे मेरी सी निकल कर आ रही है। तो राइट हैंड लिमिट इसकी, अब लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गई, राइट हैंड लिमिट तो सी आ गई, दोनों ही लिमिट्स अलग आ रही है। क्या ये कॉन्टीन्यूस होगा? नहीं होगा। कितना सिंपल है। तो देयरफॉर मैं लिख दूंगा कि एफ इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस एट एवरी इंटीजर, सारे इंटीजर्स पर ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, ठीक है। ये आ सकता है प्री बोर्ड्स में आ सकता है ना, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग आपको यहाँ पे चाहिए। ये चीज़ अगर समझ में आ गई, अगर नॉर्मल थिंकिंग से आ गई तो ठीक है। बाकी अगर सोचना पड़ रहा है तो समझो इसे क्या बोला गया यहाँ पे, और पीछे वीडियो में देखो क्या एग्जाम्पल से मैंने क्या समझाया कि ये कैसे आ रही है स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल नंबर 15 तक तो हो गया, अब 16 से 20 सारे एग्जाम्पल्स बचे हैं, वो सारे भी डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले हम एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन डिस्कस करेंगे, एंड थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन के अंडर में थ्योरम 1। चलिए देखते हैं कि मेरी थ्योरम 1 क्या कह रही है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो रियल फंक्शंस को कॉन्टीन्यूअस एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ कि सपोज एफ एंड जी बी द टू रियल फंक्शंस, और ये दोनों को कॉन्टीन्यूअस एज्यूम कर रखा है मैंने, कॉन्टीन्यूअस एट अ रियल नंबर सी। अब एक रियल नंबर सी पे ये दोनों की दोनों कॉन्टीन्यूअस है। देन अब थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, ठीक है, क्या कह सकता हूँ कि f प्लस जी इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू सी। ये पहली बात बोल रहा हूँ। दूसरी बात कह सकता हूँ कि f माइनस जी इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू सी। तीसरी बात कह सकता हूँ कि f इंटू जी इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू सी। चौथी बात कह सकता हूँ कि f बाई जी इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू सी सच दैट g ऑफ c शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी c डालने पर g फंक्शन पर वो 0 नहीं आना चाहिए, बस 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड हो गया ना। बस यही कह रही है मेरी थ्योरम 1। अब हम प्रिपेयर्ड हैं एग्जांपल्स के लिए, पर उससे पहले क्या करते हैं, थ्योरम 2 भी देख लेते हैं क्या कह रही है, ठीक है। सो ये थ्योरम 2 मेरी कहती है कि सपोज f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन। सबसे पहले आपको रियल फंक्शंस एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस में डिफरेंस पता होना चाहिए, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। सच दैट एफ ओ जी डिफाइंड एट सी, इफ़ जी कॉन्टीन्यूस है सी पर तो f को भी कॉन्टीन्यूस होना पड़ेगा g ऑफ c पर। तो हम बोल देंगे कि f और g की कंपोजिशन दैट इज़ f ऑफ g इज़ कॉन्टीन्यूस एट c। अब ये थ्योरम कितनी ज़्यादा
यूज़फुल है ना, ये आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम्पल 19 करोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 16, 17, 18 करने से पहले हम एग्जाम्पल 19 कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 19 मेरा कह रहा है कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। अब देखो, हेयर एफ एक्स में बोल देता हूँ साइन एक्स है एंड जी एक्स में बोल देता हूँ एक्स स्क्वायर है। दिस इम्प्लाइज एफ ओ जी यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अगर मैं इसमें डाल दूँ तो ये साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स, तो देखो यहाँ पे साइन को बोल रखा था, तो लेट्स से इसमें और कोई वेरिएबल बोल देता हूँ कि मेरा एच एक्स, तो ये एच ओ जी हो गया और ये एच ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा फंक्शन है एफ इज़ अ composition of two functions, that is hx is equal to sin x and gx is equal to x square। पहले ही डिस्कस कर लिया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन तो सारे कॉन्टीन्यूस होते हैं एंड अभी मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी सारे कॉन्टीन्यूस होते हैं। यही तो मेरी थ्योरम कहती है, थ्योरम टू मेरी यही तो कह रही है कि अगर f और g कॉन्टीन्यूस है c पर तो f o g को भी कॉन्टीन्यूस होना पड़ेगा। यानी कि ये साइन एक्स अगर कॉन्टीन्यूस है, एक्स स्क्वायर कॉन्टीन्यूस है, तो बाय अब पूरी थ्योरम आप लिख दोगे। यहाँ पे पूरी थ्योरम आपने लिखनी है, स्टेट करनी है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो बाय थ्योरम 2 वी कैन से दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। बस ये 4 लाइनों से ही ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे देखा कितनी काम किया ये थ्योरम 2, बहुत काम किया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 मेरा कह रहा है कि प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। तो उसके लिए मुझे पहले इन जनरल रैशनल फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। वी हैव एफ एक्स इज़ इक्वल टू पी एक्स अपॉन जी एक्स एज अ रैशनल फंक्शन। ठीक है, नाउ हम ये साफ साफ देख पा रहे हैं। पहले तो मैं ये लिखता हूँ कि पी और जी है क्या, वेयर पी एंड जी आर polynomial functions, and since we know that if px and gx are continuous at c, here c मेरा कोई भी यानी रियल नंबर है, then px by gx is also continuous एट सी। और ये मेरी क्या कहती है, थ्योरम 1 कहती है। ये पूरी स्टेट आप कर ही दोगे, है ना, राइट। प्रोवाइडेड दैट जी, अगर मैं सी यहाँ पे डाल रहा हूँ तो जी ऑफ सी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कोई रियल नंबर डालूँ मैं ऐसा अपने जी फंक्शन पर, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन पर, वो 0 आ जाए तो तब नहीं चलेगा, तो उसके लिए ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ पे स्टेट कर दिया। तो थ्योरम 1 से मैं सीधा डायरेक्टली यहाँ पे कह सकता हूँ पॉलिनोमियल फंक्शंस तो वैसे ही सारे क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं। सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टीन्यूस होते हैं ना, राइट। ओके, वो तो पता ही है, पी एक्स जी एक्स सारे कॉन्टीन्यूस है। अब यहाँ रैशनल का मीनिंग क्या है देख लो, कि यहाँ पे मैंने एफ एक्स को लेट किया कि एफ एक्स मेरा हो सकता है एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2। ये क्या है, रैशनल फंक्शन। या फिर हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, कुछ भी। ये क्या है मेरा, ये भी मेरा एक रैशनल फंक्शन है, राइट। इनको रैशनल फंक्शंस कहते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वालों को, है ना। तो ये रैशनल फंक्शंस हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, बेसिकली पी एक्स बाई जी एक्स की फॉर्म में, जो और वो पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। तो थ्योरम 1 से मैं डायरेक्टली कह दूंगा देयरफॉर एफ इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, आसान था। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। सो एग्जाम्पल नंबर 17 मेरा यहाँ पे कह रहा है कि डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। अब ये हम पता लगाते हैं फिर से वो जनरल मेथड से जो हम करते थे, राइट, करते थे ना एक जनरल मेथड हम, तो उसी से हम ये पता लगा लेते हैं। आ जाओ, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि लेट सी बी एनी रियल नंबर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूटी अगर मुझे साइन फंक्शन की बतानी है तो मुझे पहले तो इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले देख लो ये फंक्शन डिफाइंड है, सारी वैल्यूज़ पे डिफाइंड होता है, रियल वैल्यूज़ पे। तो इसका क्या वैल्यू निकल कर आएगी, एक्स टेंडिंग टू सी फंक्शन तो मेरा साइन एक्स है।
अब यहाँ पे मैं साइन सी नहीं कर सकता ऐसे, अब करना कैसे है ऐसे देख लो। अब लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये चीज़ इक्वल है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी साइन एक्स, ये तो अभी मैंने ऐसे ही लिखा। इसको मैं क्या ये बोल सकता हूँ एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन सी प्लस एच। अब आप बोल रहे हो कि सी कहाँ से आ गया, एच कहाँ से आ गया, अब देख लो कहाँ से आ गया, ठीक है। तो बाद में बोलोगे पता नहीं कोई भी वेरिएबल घुसाए जा रहे हैं, ठीक है। आया कहाँ से, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, कैसे मार्क करें, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया एक्स को सी प्लस एच, ठीक है। क्या पुट कर दिया, सी प्लस एच। और ऐसे ही नहीं पुट कर दिया, कोई रीज़न है इसका पुट करने का। सी यहाँ पे पुट मैंने ये सोच के किया है कि एक्स मेरा सी को टेंड कर रहा है और एच मेरा ज़ीरो को टेंड कर रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो एक्स अगर मेरा सी को टेंड करेगा पर सी है नहीं, सी को टेंड करेगा, और एच मेरा ज़ीरो को टेंड करेगा। चलो मैं इसको आपको रफ में समझाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक्स को मैंने इधर देख लो, एक्स को मैंने लेट किया है सी प्लस एच। मैंने ये लिखा है कि एक्स ना सी को टेंड कर रहा है और एच ज़ीरो को टेंड कर रहा है। क्यों, सी को लेट से मैं कोई ना वैल्यू दे देता हूँ, फॉर लेट से कि सी को मैं बोल देता हूँ कि ये इन जनरल, मैं कोई एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, 2 ले लेते हैं चलो। अब x जो है वो c को टेंड कर रहा है पर c है तो नहीं, यानी कि x मेरे 2 को टेंड करेगा, 2 होगा नहीं, तो क्या मैं इसे 1.9 बोल दूँ, बिल्कुल बोल देता हूँ। और h मेरा 0 को टेंड कर रहा है ना, h किसको टेंड कर रहा है, 0 को, पर 0 है नहीं, तो क्या मैं इस h को 0 पॉइंट लेट से माइनस का 0.1 बोल दूँ, -0.1 0 को टेंड ही करेगा, हाँ या ना, बिल्कुल करेगा। तो आप खुद देख लो ना, आप 1.9 इज़ इक्वल टू 2 और ये क्या है -0.1, 1.9 इज़ इक्वल टू 1.9। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने लायक है, बिल्कुल है। नहीं आया समझ तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आ गया तो आगे फॉरवर्ड करो वीडियो, है ना। x इज़ इक्वल टू सी प्लस एच, सी को मैं यहाँ पे लेट से 1 ले लेता हूँ। अब x मेरा c को टेंड कर रहा है पर है नहीं, तो क्या मैं x को 1.1 ले लूँ, अरे सी को टेंड तो कर रहा है पर सी है नहीं, और एच मेरा 0 को टेंड कर रहा है पर 0 है नहीं, तो क्या ना इसे मैं इसको 0.1 ले लूँ, बिल्कुल ले लो। तो ये हो गया 1.1 इक्वल टू 1 प्लस 0.1, 1.1 इक्वल टू 1.1। क्या ना इसे कि ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है, इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वर्थ इट है। क्या ना इसे ये थोड़ा सा लॉजिक बना रही है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो लॉजिक बना रही है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल बना रही है, बस यही मैंने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एक्स टेंडिंग टू सी। अब देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, एक्स अगर मेरा सी को टेंड कर रहा है और एक्स को मैंने क्या पुट करा है, सी प्लस एच, यानी एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ सी प्लस एच टेंड कर रहा है सी को, सी से सी कैंसिल, एच टेंड करेगा यहाँ पे 0 को, अपने आप ही आ रहा है, हमने तो कुछ नहीं करा, अपने आप आ रहा है। हमने तो बस ये करा कि एक्स सी को टेंड कर रहा है, एच टेंडिंग टू 0 अपने आप ही आ गया, बस वो लिख दिया यहाँ पे। अब ये चेंज हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एक्स की जगह मैंने सी प्लस एच लिख दिया, कुछ बुरा किया नहीं किया। अब आगे देखते हैं क्या बात चलती है। क्या आया था मेरा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन सी प्लस एच। अब यहाँ पे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन एक्स प्लस वाई, 11th में वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या कहती थी आइडेंटिटी, साइन एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये कहती थी। अब वो यहाँ पे पुट कर दो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्या हो जाएगा ये साइन सी कॉस एच, और साथ में क्या हो जाएगा प्लस कॉस सी साइन एच, ठीक है, फाइन, ओके। एक और आइडेंटिटी, एक और प्रॉपर्टी लिमिट की आपने पढ़ी है कि जब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में आपने देख रखा होगा कि लिमिट एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स प्लस लिमिट वाई, ये भी एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ना, आई मीन प्रॉपर्टी है, राइट, ओके। तो यहाँ पे मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन सी कॉस एच प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस सी साइन एच। बस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके लिमिट सॉल्व करो, एच को यहाँ 0 डालता हूँ तो कॉस 0 इज़ 1 और ये आ जाएगा साइन सी, एच को यहाँ 0 डालता हूँ तो साइन 0 0, ये पूरा 0 हो गया और ये आ गया साइन सी। अरे वाह, साइन सी आ गया, वो तो डायरेक्टली इधर भी आ रहा था। अगर आप देखोगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, इधर भी साइन सी यहीं पे आ गया था, तो यानी कि डायरेक्ट लिमिट मेरी कितनी निकल कर आ गई है, साइन सी निकल कर आ गई है। इतना सारा मैंने यहाँ पे लोचा इतना करा, इतना सारा यही समझाने के लिए कि एक्स को 10 अगर कोई वैल्यू करेगी, यानी लिमिट हम यहाँ पे पर्टिकुलरली लगाएं अगर उसके ऊपर, है ना, एंड तब हमारा ये प्रोसीजर कैसे फॉरवर्ड होता है, आगे बढ़ता है, इसलिए हमने ये सारा बेसिकली
एक्स को पुट करा सी प्लस एच, ठीक है तो दोनों एक ही बात। देखो एक्स सी प्लस एच ही तो आ रहा था, अभी मैंने रफ पेज पे आपको समझाया था, थी तो दोनों एक ही बात, पर उसको अलग वे में करने के लिए हमने किया ताकि हम उसे और एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकें हम अपनी लिमिट को। अब साइन सी तो आ गया, अब एफ एट सी आप डालो इसमें, एफ एट सी अगर आप डालोगे यानी इसमें अगर आप डालोगे सी तो भी साइन सी निकल कर आएगा, तो कहना है राइट कि इक्वल है एफ एट सी के, बिल्कुल इक्वल है। देयरफॉर मैं बोल दूंगा कि एफ इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे आप एक लाइन ऐड कर लोगे कि सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ एट सी, तो एफ मेरा कॉन्टीन्यूअस फंक्शन निकल कर आता है। ठीक है, आसान था। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 18 मेरा कह रहा है कि मुझे tan x को कॉन्टीन्यूअस प्रूव करना है। अब मुझे एक बात यहाँ पे पता है, देखो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ट्राई करो, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गए होंगे। दैट्स वाई मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल था कि एक्सरसाइज मैं नहीं करवाने वाला, ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोल दिया था। एक्सरसाइज तो खुद करो, 20 एग्जाम्पल आर नॉट मोर देन इनफ अकॉर्डिंग टू यू। जो आप एक्सरसाइज खुद से नहीं कर सकते वो आप खुद से ट्राई करो। 20 एग्जाम्पल करा दिया ना मैंने, है ना। सो वी नो कि tan x की वैल्यू क्या होती है, पहले तो sin x बाय cos x। तो क्या मैं एफ एक्स को इस फॉर्म में लिख दूँ जी एक्स बाई एच एक्स, लिख सकता हूँ, है ना। से क्लियरली हम कह सकते हैं जी एक्स एंड एच एक्स आर कॉन्टीन्यूअस इन देयर डोमेन। साइन एक्स तो अभी प्रूव करा एंड cos x भी सिमिलर वे से प्रूव होगा, सेम वे से, है ना। तो जी एक्स और एच एक्स भी कॉन्टीन्यूअस है इन देयर डोमेन एंड देयर फोर बाय थ्योरम 1 हम क्या कह सकते हैं कि f इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। अब पूरी थ्योरम 1 आपने यहाँ पे स्टेट करनी है, ऐसे लिखना नहीं है, मैंने तो लिख दिया थ्योरम 1, आपको एग्जाम में लिखना है, आपको नोटबुक में लिख के ऐसे पढ़ाना नहीं है ना, आपको लिखना है एग्जाम में, तो आप स्टेट करोगे पूरी, फाइन। तो बस हो गया ये एफ एक्स था मेरा, एफ एक्स इज़ इक्वल टू जी एक्स बाई एच एक्स था, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्टीन्यूअस हैं तो थ्योरम 1 से हम कह सकते हैं कि एफ भी मेरा एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 20 विच इज़ द लास्ट एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर 20 मेरा कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। इसको सबसे पहले मैं ब्रेक कर लूँ, लेट कर लेते हैं कि एच एक्स मेरा है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, एंड लेट कर लेते हैं कि जी एक्स मेरे पास है मॉड एक्स। ये लेट करने के बाद देन वाली स्टेटमेंट आती है, देन वी कैन से कि एफ एक्स इज़ इक्वल टू जी ओ एच। क्या मैं कह सकता हूँ ये जी ओ एच, दैट इज़ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, कह सकते हो ना, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, यानी कि जी में क्या है, मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स विच इज़ ट्रू, है ना। कह सकता हूँ ना मैं ये बात, बस क्या और क्या बचा है। एच एक्स आप देख लो क्या है, 1 माइनस एक्स, ये मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और मॉड एक्स मेरा क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन है। दोनों का ग्राफ बनाना अभी पीछे दिखाया था ना आपको, कॉन्टीन्यूस था, बिल्कुल था। तो यहाँ पे लिख दो एच एक्स बीइंग अ सम ऑफ टू कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस दैट इज polynomial and modulus. We can say that hx is a continuous function। यही तो कहती है ना मेरी थ्योरम 1, बिल्कुल यही कहती है। एंड सिंस gx that is a modulus function is also continuous by theorem 2 जो आप यहाँ पे स्टेट करोगे, क्या कह सकते हैं हम कि जी ओ एच इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस। देयरफॉर एफ एक्स ही तो था ना मेरा जी ओ एच, दैट इज़ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। देख रहे हो यहाँ पे थ्योरम 1 भी यूज़ हो गई, थ्योरम 2 भी यूज़ हो गई। चलो एक ये एग्जाम्पल भी हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप देखोगे अगली वीडियो, डिफरेंशिएबिलिटी भी अपलोड हो चुकी होगी चैनल पे, गो थ्रू कर लेना, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।